नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाक के संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया है। बल्कि यूं कहें तनाव चरम पर है। अलग अलग तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ भानु दवे साहब, जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध के नजारे देखे थे। आइए बात करते हैं भानु दवे साहब से, किस तरह की स्थिति उस समय रही थी और अभी किस तरह का माहौल है। सर, जी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जी उसके बाद भारत पाक के संबंधों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। जी 1971 का युद्ध आपने नीमच में रहते हुए देखा था, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम जी पर? नीमच में 18 दिसंबर 1971 जब युद्ध की घोषणा हो गई तो वहाँ की जो मुक्तिवाहिनी सेना है वो करीब 6 बटालियन नीमच से गई थी। तब मीटर गेज हुआ करता था और वो दिन ऐसे थे कि रात को ब्लैकआउट हो जाता था, स्ट्रीट लाइट भी बंद है और घरों की लाइट भी बंद है और रेलवे प्लेटफॉर्म आम नागरिकों के लिए बंद कर दिए गए थे। यहाँ केवल मीटर की गेज की गाड़ियाँ थी जो 6 घंटे के अंतराल पे एक एक मीटर गेज की गाड़ी चलती थी। वो दिल्ली होके और ढाका जाती थी। और जब आत्मसमर्पण हुआ जनरल नियाजी का, तो आत्मसमर्पण करवाने के लिए नीमच के ही कमांडेंट स्वर्गीय इंदिरा सिंह साहब गए थे और यहाँ की 6 बटालियन वहाँ नियुक्त की और उन्हीं ने मुक्तिवाहिनी के दम पे ही वो बांग्लादेश को आज़ाद करा, पाकिस्तान को तोड़ के और बांग्लादेश को आज़ाद करा। जी सर। तब फील्ड मार्शल जे मानेकशॉ भारत के सर्वोच्च सेनापति थे और उनको स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अवार्ड दिया। उनको फील्ड मार्शल का खिताब दिया गया और युद्ध जब समाप्त हुआ जनवरी में, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि सीआरपीएफ की मैदान में उनकी एक सभा हुई मानेकशॉ की और हम सबसे हाथ मिलवाए गए और यहाँ के जो सैनिक जो शहीद हो गए थे उनको उनके लिए चक्र लगाया गया। वो स्तंभ अभी भी मौजूद है। सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। उस समय आपने देखा होगा, बताया जा रहा है कि 54 साल बाद फिर एक बार मॉक ड्रिल हो रही। इसको लेकर क्या कहेंगे? मॉक ड्रिल किस तरह से हुई थी उस समय में? नहीं, भारत अभी बहुत अच्छी तरह से तैयारी में है। 71 और आज की परिस्थितियाँ 2025 बहुत स्थितियाँ बदल गई। स्थितियाँ इतनी बदली है कि आज विश्व की जो सबसे ताकतवर सेना है और सबसे अधिक सेना है वो भारत में ही है। और नीमच चूंकि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर रहा, तो यहाँ के जो कमांडोज है उनने भी वहाँ के ढाका के एयर स्ट्रिपर पे अपनी अपनी एयर स्ट्रिप उतारे गए वहाँ पे हमारे कमांडो और उनने ही फिर ढाका में कब्जा किया। जी जी, मॉक ड्रिल को लेकर मेरा सवाल था कि मॉक ड्रिल जो बताई जा रही कि 54 साल पहले हुई थी, आपने भी देखा होगा मॉक ड्रिल किस तरह से होती है। और चूंकि सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है, तो क्या कहेंगे सर? जी वो मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि हरदम तैयार रहना हमारी फौज को और आकाश की ओर भी निगाह रखना। तो सतत निगरानी, 24 घंटे की निगरानी आकाश की रहती है और यहाँ सीआरपीएफ के दरवाजे आम नागरिकों के लिए एकदम बंद कर दिए गए थे। जी सर, जब युद्ध की स्थिति थी या युद्ध चल रहा था 1971 में, उस समय नीमच, चूंकि सीआरपीएफ जो आपने बताया वो है यहाँ पर, बाकी भी बड़े महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, क्या कहेंगे? नीमच की आबादी उन दिनों में 21,000 के करीब रही होगी। उसमें बहुतायत लोग रेलवे के और सीआरपीएफ के निवासी थे और सिविल लोग यहाँ बहुत कम थे उस टाइम। कच्ची सड़कें थी और उसके बावजूद भी पूरी नीमच जो है सीआरपी के साथ थी। मुझे याद है कि नायका ओली में एक आटा चक्की हुआ करती थी
स्वर्गीय पन्नालाल आर्य की, वहाँ दिन रात आटा पीसा गया, वो केवल वो सीआरपी के लिए सुरक्षित रहा। और मैं चूँकि एक व्यावसायिक हूँ, रेडियो व्यवसायी, उन दिनों में बहुत कमी थी वायरलेस यंत्रों की, तो रेडियो प्रत्येक एक स्क्वाड के अंदर वितरित किए गए। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि मुझे 15 दिन दिन और रात मेरी दुकान का शटर नहीं लगा, और लाइट लगा के सीआरपीएफ के कर्मचारी अधिकारियों ने रेडियो लिए, और मुझे भी कंपनी ने, फिलिप्स कंपनी ने सहयोग किया। एक अधिकारी से फिलिप्स कंपनी का नियुक्त था, और वो हमारे साथ सतत लगा रहा। और नीमच के पोस्ट मास्टर दुर्गालाल बनोधा, वो लाइसेंस दिन रात बनाते रहे, क्योंकि बिना लाइसेंस रेडियो इशू नहीं हो सकता था जी। तो ये केंद्र सरकार ने ये काम किया, वो धन्यवाद के पात्र। धमाकों की आवाज से गूंजता होगा ऐसा कुछ? नहीं, यहाँ नीमच में धमाके नहीं हुए, हमने ही धमाके, भारत की सेना ने धमाके ढाका देखी। हम हमारी धरती पे युद्ध नहीं लड़ा गया, युद्ध उनकी धरती पे लड़ा गया जी। और कुछ ऐसी खास बात जो आपको याद हो, कोई ऐसी घटना युद्ध के समय की सर? नहीं, नीमच में उस टाइम पे रक्त शिविर नहीं हुआ था, पर पहली बार रक्त शिविर हुआ उस समय। और सीआरपीएफ की पीली बैरक के पास नीमच का बेस हॉस्पिटल होता था, वहाँ जाके, और प्रत्येक व्यक्ति लगभग उस टाइम पे जो ये जवान था जिनके परीक्षण हो चुका था, उन्हें रक्तदान दिया। सर, राष्ट्रभक्ति से देश ओतप्रोत है, पूरे जज्बे से लबरेज है सर। क्या कहेंगे, अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती तो भारत किस तरह का जवाब देने की स्थिति में? जी, मैं अच्छी तरह ध्यान है कि युद्ध के बाद जब युद्ध विजय की घोषणा हुई और पार्लियामेंट के अंदर बैठक हुई लोकसभा की, तो मैं स्मरण करता हूँ कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए कहा कि ये महिला नहीं है, ये दुर्गा है। जी जी। तिरंगे की आन बान शान एक बार फिर चरम पे रहेगी सर। जी जी, और हर जवान, हर व्यक्ति भारत का तैयार है सरकार का साथ देने के लिए जी। और उनकी विचारों के लिए, और उनके लिए कट मरने को तैयार है। जी। तो आप थे भानु दवे साहब, जिन्होंने कहा कि भारत पूरी तरह से राष्ट्रभक्ति की भावना से साथ लबरेज है तिरंगे की आन बान शान को कायम रखने के लिए, और भारत की सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना है जो पाकिस्तान को किसी भी स्थिति में मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।